हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस प्लेटफॉर्म। आज हमारा टॉपिक है ब्रिक्स। क्या है ब्रिक्स और इसका ओरिजिन कैसे हुआ और इसमें कितने मेंबर हैं और इसका जो फाइनल डिसीजन है जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक ये कब बनी और कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट क्या है और जो अभी 16th ब्रिक्स समिट चल रही है कजान रशिया में उसमें क्या डिसीजन लिए गए हैं ये भी अपन क्लियर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कि ब्रिक्स क्या है। ये छोड़िए, ब्रिक्स के बारे में अभी छोड़िए, अभी ये समझिए कि 2000 के बाद कुछ कंट्रियां इतनी जल्दी ग्रो कर रही थी कि कई सारे लोग बाग उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। कैसे इंडिया और चाइना इतनी जल्दी ग्रो कर रही थी तो एक गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट थे जिम ओनील, उन्होंने बोला कि ये चार कंट्रियां जो ब्रिक कंट्री हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये चार कंट्रियां अगर इनकी इकोनॉमी इसी तरीके से बढ़ती रही तो 2050 में ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेंगे वर्ल्ड की इकोनॉमी में। वर्ल्ड की इकोनॉमी में ये चार कंट्रियां इतना बड़ा रोल प्ले करेंगी 2050 में, क्योंकि इनकी इकोनॉमी दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। तो इसी को देखते हुए 2006 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग हुई और इसमें चारों कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव गए। वहां पर इन्होंने डिसाइड हुआ, इनफॉर्मल मीटिंग हुई चारों कंट्री में कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए चार कंट्री को मिलाकर जिसको नाम दिया ब्रिक। और 2009 में रशिया में इसकी पहली मीटिंग हुई, ऑफिशियली ये ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन बन गई। देन आफ्टर 2010 में साउथ अफ्रीका ने बोला कि हमें अभी मेंबर बना लो ब्रिक का, ये हमें लग रहा है कि ये बहुत आगे जाएगी और इवन ब्रिक्स की वैल्यू अभी बहुत ज़्यादा है ब्रिक्स की। तो क्या था, 2011 में साउथ अफ्रीका भी परमानेंट मेंबर बन गई इसकी और इसको बना दिया ब्रिक की जगह अब ब्रिक्स। क्या बना दिया? ब्रिक को बना दिया ब्रिक्स। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि कौन सी कंट्री कब ज्वाइन हुई। देन आफ्टर जनवरी 2024, अभी की बात बता रहा हूं, कई सारी कंट्री के रिक्वेस्ट पड़ी थी कि हम भी ब्रिक्स के मेंबर बनना चाहते हैं। जैसे उसमें थी ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई, अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया, ये कंट्रियों की रिक्वेस्ट थी किसमें? ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए। क्लियर? बट रशिया चाहती थी कि ये सारे मेंबर बन जाए, बट अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट ने मना कर दिया कि हम विड्रॉल कर लिया अपना मेंबरशिप, कि हम ब्रिक्स का मेंबर नहीं बन सकते। क्लियर? देन आफ्टर सऊदी अरेबिया जो कंट्री है वो डिसाइड कर रही है, अभी उसका कंफर्म नहीं हुआ है कि वो मेंबर रहेगी कि नहीं रहेगी, पर हाँ कजान की मीटिंग में वो अवेलेबल थी सऊदी अरेबिया। क्लियर? बट इसके परमानेंट मेंबर बन गए ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई। मतलब अब कितने मेंबर हो गए? तो याद रखना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इथियोपिया, इजिप्ट और यूएई, ये इसके ब्रिक्स के मेंबर हो गए हैं। और 2024 के बाद इसमें कई सारे मेंबर जुड़ गए। कौन कौन से? फिर से रिपीट करता हूं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इथियोपिया, इजिप्ट और यूएई, ये सारे मेंबर बन गए। और दो कंट्रियों ने और रिक्वेस्ट करी थी, जो कि अर्जेंटीना है, उसने अपनी रिक्वेस्ट विड्रॉल कर ली है। वहाँ के प्रेसिडेंट राजी नहीं थे। क्लियर? दूसरी कंट्री है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने बोला है कि अभी हम डिसाइड कर रहे हैं, बट हम ब्रिक्स की मीटिंग को अटेंड करेंगे, और कजान में उन्होंने अटेंड भी करी, ये बात सच है। क्लियर? चलते अपन आगे। फिर है व्हाट इज ब्रिक्स। देखो ब्रिक्स क्या है, तो ये समझिए ब्रिक्स एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कई सारी गवर्नमेंट जो कि कंट्री हैं, जैसे मैंने बताया कितने मेंबर हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई, ये सारे मेंबर की इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर? और ये जो ग्लोबल रिजर्व करेंसी ये जो डिसीजन लेती है वो नॉन इंटरफेरेंस मींस कैसे कि एक दूसरे की कंट्री में इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसके जो डिसीजन होंगे वो सिर्फ ओनली म्यूचुअल रिस्पेक्ट होंगे और इक्वालिटी होगी और म्यूचुअल बेनिफिट मींस सभी कंट्री को बेनिफिट मिला है जो भी मेंबर इसके होंगे। इसका एक वी कैन से कह सकते हैं रूल है कि जो भी ब्रिक्स का जो भी डिसीजन होगा वो म्यूचुअल बेनिफिट मींस सारी कंट्रियों को बेनिफिट मिलना चाहिए और इक्वलिटी दर्जा दिया जाएगा भी, ऐसा नहीं कि किसी कंट्री को ज़्यादा वैल्यू दी जाए किसी कंट्री को कम वैल्यू दी जाए।
और नॉन इंटरफेरेंस होगा, किसी भी दूसरी कंट्री में इंटरफेयर कोई दूसरी कंट्री नहीं करेगी। क्लियर, समझ गए? तो उसको अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री। सॉवरेनिटी मेंटेन करके चलेंगे कंट्रियों की, और नॉन इंटरफेरेंस होगा और इक्वालिटी रहेगी सब कंट्रियों में। इसके जो भी डिसीजन होंगे सभी को बराबर वैल्यू दी जाएगी जितने भी मेंबर होंगे, और म्यूचुअल बेनिफिट, ऐसा नहीं कि इसके डिसीजन से जो बेनिफिट हो रहा है वो चाइना को ज़्यादा मिल रहा है, इंडिया को ज़्यादा मिल रहा है, या इजिप्ट को ज़्यादा मिल रहा है, या साउथ अफ्रीका को मिल रहा है, वो सब बराबर रहेगा। क्या रहेगा? म्यूचुअल बेनिफिट रहेगा। तो आप समझ गए मेरी बात को। चलते हैं अपन आगे। अब अपन समझते हैं ब्रिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो ब्रिक्स की वैल्यू क्यों है, अभी आप देखिए, ये आप समझ के पूरी तरह समझ जाओगे कि ब्रिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है। कि एक बार देखिए कि ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स में जितनी भी कंट्रियां हैं वो कंट्रियों को देखा जाए, मिला दिया जाए, तो वर्ल्ड का जितना भी लैंड है उसका 30% एरिया तो ब्रिक्स कंट्री कवर करके रखी है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ब्रिक्स इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो वर्ल्ड का लैंड एरिया है उसका 30% पार्ट तो ब्रिक्स की कंट्री कवर करके रखी है, और इवन 45% ग्लोबल पॉपुलेशन का तो ब्रिक्स में ही है। ब्रिक्स कंट्री में वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है, माना जाता है कि 8.2 बिलियन पॉपुलेशन है वर्ल्ड के अंदर। ये इंटरनेट का डेटा कहता है कि 8.2 बिलियन पॉपुलेशन है वर्ल्ड के अंदर, और इसका 45% पॉपुलेशन तो ब्रिक्स कंट्री में ही रहता है। देख रहे हो आप? और इसी के साथ साउथ अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और ब्राजील, इंडिया और चाइना ये 10 लार्जेस्ट कंट्री है, मींस इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म ऑफ नॉमिनल जीडीपी, एरिया, पॉपुलेशन। देखो क्या है कि इसमें मेंबर, देखो मेंबर की वैल्यू, सबसे पहले तो ये वैल्यू क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस, क्योंकि ग्लोबल जो वर्ल्ड में जितना भी लैंड एरिया है उसका 30% लैंड एरिया तो सिर्फ ओनली ब्राजील की कंट्री कवर करके रखी है, और वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है, वैसे एक्सपेक्ट नियरली 8.2 बिलियन पॉपुलेशन है वर्ल्ड के अंदर, उसका 45% पॉपुलेशन तो सिर्फ ओनली ब्रिक्स मेंबर कंट्रियों में रहती है। क्लियर? और ये देखिए जो साउथ अफ्रीका जो मेंबर है ब्रिक्स का, वो सबसे बड़ी इकोनॉमी है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। अफ्रीका कॉन्टिनेंट कितना बड़ा है, कितनी सारी कंट्रियां हैं, उसमें सबसे बड़ी इकोनॉमी है साउथ अफ्रीका की। और इंडिया, चाइना और ब्राजील ये टॉप 10 में आती हैं कंट्रियां इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, एरिया, एज वेल एज नॉमिनल जीडीपी। और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। क्लियर? नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी होती है जिसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड रहता है, और जिसमें इन्फ्लेशन एक्सक्लूड रहता है, डिप्रीसिएशन एक्सक्लूड रहता है, वो होता है रियल जीडीपी। क्लियर? क्लियर? तो आप वैल्यू समझ रहे हो इसकी वैल्यू कितनी है ब्रिक्स की। और दूसरी बात, ये सारी कंट्रियां, ये पांचों कंट्रियां G20 की मेंबर हैं, और ये भी बोला जाता है कि अगर इन सारी कंट्रियों की इकोनॉमी देखा जाए, अगर इन सारी कंट्रियों की इकोनॉमी देखा जाए तो नियरली $28 ट्रिलियन है। देख रहे हो आप? $28 ट्रिलियन, और इसमें सबसे बड़ी इकोनॉमी है चाइना की। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो इतने भी मेंबर हैं उनकी इकोनॉमी कितनी है। जैसे कुछ डेटा बताते हैं कि सारी कंट्रियों की इकोनॉमी $28 ट्रिलियन है, और कुछ डेटा बताते हैं कि $30.76 ट्रिलियन है। अब देखो, अब मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी कंट्री कितनी इकोनॉमी है। इसमें देखिए ब्राजील की $2.08 ट्रिलियन इकोनॉमी है। कितनी है? $2 ट्रिलियन। और रशिया की $2.06 ट्रिलियन, इंडिया की $3.74 ट्रिलियन। हालांकि कुछ डेटा बोलते हैं कि इंडिया का 3.9 ट्रिलियन इकोनॉमी है, ये बता रहा है $3.74 ट्रिलियन। ठीक है? देन आफ्टर चाइना 19.37 ट्रिलियन। चाइना का देख रहे हो आप कितनी इकोनॉमी है, 19.37 ट्रिलियन। और साउथ अफ्रीका 399 बिलियन। ये थोड़ा गया बीता है। क्लियर? तो अभी ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे अमीर है, सबसे इकोनॉमी हाई है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। 399 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है साउथ अफ्रीका की। देन आफ्टर जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना को जान लेते हैं, पर हालांकि इसने मना कर दिया कि मैं ब्रिक्स की मेंबर नहीं बन सकती। क्लियर? देन आफ्टर इजिप्ट मेंबर बन गई है, इसकी है $387 बिलियन। इथोपिया की है $156 बिलियन। ईरान की है $367 बिलियन। सऊदी अरेबिया की है $1.06 ट्रिलियन। हालांकि इसने अभी ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया है सऊदी अरेबिया ने, बट इन फ्यूचर बोल रही है कि ज्वाइन कर लूंगी,
मीटिंग जरूर अटेंड करूंगी। क्लियर? अब वो कोई दबाव होगा, एक्सटर्नल दबाव होगा, वो कुछ भी होगा, प्रेशर, वो मुझे पता नहीं। ठीक है, यूएई की कितनी है, $499 बिलियन। तो ये टोटल बता रहा है $30.76 ट्रिलियन इकोनॉमी है, जो कि ग्लोबल इकोनॉमी का 30% है। कितना है? 30% ग्लोबल इकोनॉमी का तो सिर्फ ओनली ब्रिक्स में, और 30% लैंड एरिया भी कवर करती है वर्ल्ड का ये ब्रिक्स की कंट्रियां। अब देखो, अगर देखा जाए तो इनका फॉरेन रिजर्व, जो ब्रिक्स की कंट्रियां हैं, इनका टोटल फॉरेन रिजर्व है $5.2 ट्रिलियन। कितना है? $5.2 ट्रिलियन तो फॉरेन रिजर्व है ब्रिक्स की कंट्रियों का। और अगर इंडिया का देखा जाए तो इंडिया का भी आपको पता हो, अभी लेटेस्ट डेट आया था, इंडिया का नियरली 700 बिलियन डॉलर फॉरेन रिजर्व पहुंच गया है। कितना? 700 बिलियन डॉलर इंडिया का फॉरेन रिजर्व पहुंच चुका है। आप देखिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। हालांकि ट्रिलियन में आ जाएगा जब अचीवमेंट होगी, पर 700 बिलियन डॉलर भी आ गया अपना, बहुत बड़ी बात है। क्लियर? चलते हैं बनाएंगे। अब ब्रिक्स के डिसीजन देखो, सबसे पहले इसको समझने से पहले ब्रिक्स के कई सारे डिसीजन थे, जो मैंने कई सारे डिसीजन लिए गए हैं हर मीटिंग में, बट मैं आपको मेन डिसीजन बता रहा हूं जो बोल्ड डिसीजन थे। जैसे क्या था कि आप जानते हो कि ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में, 4 में कर लीजिए, ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 में। क्लियर? अब ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस ने 2 बैंक बनाई। कौन कौन सी बैंक बनाई? एक बनाई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरी बनाई वर्ल्ड बैंक, जिसको पहले बोलते थे आईबीआरडी। क्या बोलते थे? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी, अब इसको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। क्लियर? ये 2 बैंक बनाई और ये इंटरनेशनली रूल कर रही थी। कहां पर? इंटरनेशनल रूल कर रही थी। इनका मेन मोटिव था कि ग्लोबल इकोनॉमी को मेंटेन करना, स्टेबिलिटी रखना, ग्लोबल इकोनॉमी को स्टेबिलिटी रखना। और आईएमएफ का काम था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, कि जो भी कंट्री इकोनॉमी रिसेशन से फेस कर रही है या फिर उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम है उसके पास, तो उसको मदद करेगी आईएमएफ लोन देगी ऑन कंडीशन पर। क्लियर? कुछ कंडीशन लगाती है, जैसे इंडिया के ऊपर लगाई थी जब इंडिया में एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जब इंडिया पर कई सारी कंडीशन लगाई थी और उसको लोन दिया था, जब इंडिया के पास सिर्फ ओनली 7 डेज का फॉरेन रिजर्व बचा था। क्लियर? ये बात बता रहा हूं 1991 से पहले की, जब मनमोहन सिंह एलपीजी लाए थे हमारे यहां पर, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, पीवी नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर थे। क्लियर? अब क्या है दोस्तों कि ये दोनों बैंकें बनी, और वर्ल्ड बैंक क्या करती है? लोन देती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है, पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए, या फिर भी कैसे डेवलपमेंट के लिए किसी भी कंट्री में, तो वर्ल्ड बैंक का ये काम है। बट क्या हो रहा था, दिन प्रतिदिन इसकी वेस्टर्न का इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा था। जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का जो इन्फ्लुएंस इसमें इन्फ्लुएंस है, वो वेस्टर्न कंट्रियों का दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था, जिससे कई सारी कंट्रियों को दिक्कत हो रही थी। ये मैंने पहले ही बता चुका हूं लेक्चरों में कि कई सारी बैंक बनी, जैसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बताया था मैंने। इसी तरीके से ब्रिक्स ने भी डिसाइड किया कि हम एक अलग बैंक बनाएंगे जिसका कैपिटल होगा $100 बिलियन। क्या होगा? जिसका $100 बिलियन की एक बैंक बनाएंगे, जिसको बोलेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये क्या? वेस्टर्न कंट्रियों का इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक में। तो उससे बचाव के लिए क्या किया? ब्रिक्स ने एक बैंक बनाई जिसको बोला न्यू डेवलपमेंट बैंक, और ये 2014 में कंफर्म हो गया, बैंक बन गई, और इसका हेड ऑफिस बना सिंगाई में। अब ये कंट्री पॉइंट आ गया बिटवीन इंडिया और चाइना के बीच में। जब न्यू डेवलपमेंट बैंक बनी थी, ये आप इंटरनेट पर देख लेना, आपको कहीं नहीं मिलेगा। जब ये न्यू डेवलपमेंट बैंक बनी थी तो इंडिया ने चाइना से बोला कि इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में बनाइए, इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में बनाइए। बट चाइना अड़ी हुई थी, चाइना ने बोला कि नहीं, इसका हेड ऑफिस सिर्फ ओनली चाइना में बनेगा, सिंगाई में बनेगा। कहाँ बनेगा? सिंगाई में बनेगा। तो इंडिया को, वी कैन से इंडिया भी अड़ी हुई थी, तो इंडिया को खुश करने के लिए चाइना ने बोला कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो पहला प्रेसिडेंट होगा वो इंडिया से होगा। हालांकि हेड ऑफिस तो इसका चाइना में ही बनेगा, बट जो पहला प्रेसिडेंट होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक का, वो इंडिया से ही होगा। और केवी कामत साहब पहले प्रेसिडेंट बने न्यू डेवलपमेंट बैंक के। कौन बने?
केवी कामत साहब पहले प्रेसिडेंट बने न्यू डेवलपमेंट बैंक के, समझ गए। तो इंडिया कंप्रोमाइज करना पड़ा। अब इसमें एक और बात याद रखना, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसमें जो ब्रिक्स का कंट्रीब्यूशन है, जो 5 कंट्रियों जब बनी थी, जब इसके 5 मेंबर थे, कौन कौन से, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनका बराबर स्टेक है और बराबर बैंक का असेट है। वी कैन से, ऐसा नहीं है कि किसी कंट्री का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और किसी कंट्री का कम कंट्रीब्यूशन है। समझ रहे हो मेरी बात को। इस न्यू डेवलपमेंट बैंक में 5 कंट्रियों का बराबर कंट्रीब्यूशन है और बराबर स्टेक है और बराबर शेयर है इसमें इनका, और बराबर बैंक असेट भी है 5 कंट्रियों का। तो याद रखना, ये मेन क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार लोग बाग कंफ्यूज हो जाते हैं कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट में और न्यू डेवलपमेंट बैंक में। क्योंकि कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट क्या है, उसमें बराबर का शेयर नहीं है, उसमें चाइना का शेयर ज़्यादा है, और इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक में सभी कंट्रियों का बराबर शेयर है। जो 5 कंट्रियाँ थी उनका बराबर शेयर है। क्लियर। तो न्यू डेवलपमेंट क्यों बनी, क्योंकि जो ब्रिक्स के मेंबर हैं उनकी मदद करने के लिए, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर मदद करने के लिए, डेवलपमेंट मदद करने के लिए, और जो भी न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर बनना चाहता है उसकी भी मदद करने के लिए बनी। और इसका आउटले कैपिटल कितना रखा, $100 बिलियन रखा। कितना रखा, $100 बिलियन। क्लियर क्लियर। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि ईच फाउंडिंग मेंबर होल्ड अ इक्वल स्टेक इन न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड कंट्रीब्यूट इक्वल शेयर टू बैंक असेट। ठीक है, ये पॉइंट मेन पॉइंट है, याद रखना इस पॉइंट को, कि इसमें बैंक के अंदर हर कंट्री का इक्वल शेयर है, इक्वल स्टेक है और इवन इक्वल असेट भी है। क्लियर क्लियर। दूसरे डिसीजन पे चलते हैं। दूसरा डिसीजन लिया गया 2012 में। ब्रिक्स ने क्या किया, देखा जो केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल डलती है समुद्र में, क्या है, टेली कम्युनिकेशन के लिए जो सबमरीन चलते हैं, न्यूक्लियर पावर सबमरीन, उनकी कम्युनिकेशन के लिए ये समुद्र के अंदर अंडरग्राउंड वो पड़ी हुई है ऑप्टिकल फाइबर केबल, जिससे कम्युनिकेशन होता है। अब एनएसए क्या करती थी कि ये टेली कम्युनिकेशन पर स्पाई करती थी, मतलब खुफिया बोलते हैं ना, स्पाई करना, कि खुफिया काम करती थी इनके ऊपर, कि दूसरी कंट्री या फिर यूएसए की टेरिटरी से कोई भी सबमरीन निकल रहा है या फिर वर्ल्ड में कहीं भी सबमरीन चल रहा है, तो ये यूएसए की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी उस पर स्पाई करती थी। और इसी को देखने की वजह से, इसको कंट्री करने के लिए ब्रिक्स मेंबर ने डिसाइड किया कि अपन ब्रिक्स मेंबर की अलग से एक ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्शन देंगे। क्या करेंगे, सबमरीन के कम्युनिकेशन के लिए एक अलग से ऑप्टिकल फाइबर केबल हम अंडरग्राउंड बनाएंगे समुद्र के अंदर। बट ये पिक्चर में नहीं आ पाया अभी तक। क्लियर, अभी काम चल रहा है, देखते हैं कब तक आता है। तो ये 2012 में डिसीजन लिया था, मैंने बता दिया इसका रीज़न क्या था, कि ऑप्टिकल फाइबर केबल डालना है अंडर ओशियन टू एनहांस दी कम्युनिकेशन और स्टार्ट दी कम्युनिकेशन ऑफ दी सबमरीन ऑफ ब्रिक्स मेंबर इंडिविजुअली, जिसमें यूएसए का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो यूएसए की है वो स्पाई कर रही है किस पर, कम्युनिकेशन पर, जो भी यूएसए की टेरिटरी से पास हो रहा है या यूएसए की टेरिटरी से बाहर है। क्लियर क्लियर। चलते अपन आगे। अब दूसरा डिसीजन है कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। इसको अच्छे से समझना, ये डिसीजन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इसमें पहले आप ये समझिए बीओपी क्या होता है। क्या बीओपी क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है सर, ये बताइए। देखो, बैलेंस माने आप खाता रखते हो अपनी लाइफ का, अगर आप महीने में खर्चा करते हो तो आपके पास खाता लिखते हो कि नहीं लिखते। हालांकि मैं तो नहीं लिखता जो खर्चा होता है, आप शायद, आपको जो मेरा वीडियो देख रहा है वो लिखता हो शायद महीने खर्चा। तो ऐसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री का अकाउंट, क्या अकाउंट, कि ट्रेड कितना हो रहा है, उसको लॉस कितना हो रहा है, उसके प्रॉब्लम है, करंट अकाउंट की उसमें पूरी इंफॉर्मेशन होगी, कैपिटल अकाउंट की इंफॉर्मेशन होगी, कि करंट अकाउंट सरप्लस है, कि करंट अकाउंट डिफिसिट है, या फिर कैपिटल अकाउंट सरप्लस है, या कैपिटल अकाउंट डिफिसिट है। क्या है, अब क्या होता है, किसी कंट्री में इकोनॉमिक रिसेशन आ जाता है। क्या आ जाता है, इकोनॉमिक रिसेशन। जैसे पाकिस्तान में आया हुआ है, श्रीलंका में आया हुआ है इकोनॉमिक रिसेशन, शॉर्ट टर्म रिसेशन। अब क्या करती है कंट्री पे, तो पैसा बचता नहीं है, यूएस डॉलर तो बचेगा नहीं, और आप जानते हो इंटरनेशनल ट्रेड हमेशा यूएस डॉलर से किया जाता है।
अब वो इंटरनेशनल ट्रेड कैसे करेंगे, अपनी जो फुलफिलमेंट रिक्वायरमेंट है उसको कैसे इंपोर्ट करेंगे, तो वो किसके पास जाते हैं, वो जाते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास। किसके पास जाते हैं, आईएमएफ के पास जाते हैं, और आईएमएफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें दीजिए कुछ पैसा, लोन दीजिए, जिससे हम अपनी इंपोर्ट की फुलफिलमेंट कर सकें। क्या कर सकें, कि जो भी इंपोर्ट की फुलफिलमेंट कर सकें। अब क्या था, इसी में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कई सारी कंडीशन लगा देती है, कंट्रियों के ऊपर कई सारी कंडीशन लगाती है, तभी लोन देती है। अब इस चीज से बचने के लिए क्या हुआ, ब्रिक्स ने एक कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट बनाया। कितने का, $100 बिलियन का। और बोला गया कि ये रिजर्व इसमें यूज में आएगा, जैसे ब्रिक्स के मेंबर, जितने भी ब्रिक्स के मेंबर हैं, उस कंट्री में अगर कभी बाय द वे इकोनॉमी रिसेशन आ गया, शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम आ गई, वी कैन से करंट अकाउंट डिफिसिट हो गया या फिर कैपिटल अकाउंट डिफिसिट हो गया, तो उसकी मदद की जाएगी। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर हम न्यू कमर है, हमें करंट अकाउंट डिफिसिट और करंट कैपिटल अकाउंट बता दीजिए। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं, करंट अकाउंट वो होते हैं जैसे ट्रेड, आप ट्रेड करते हो, फिजिकल ट्रेड, फिजिकल ट्रेड, दैट इंक्लूड इन करंट अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट होता है जो कि शेयर, जो कि शेयर होते हैं, जो कि क्लियर, दैट कम अंडर दी कैपिटल अकाउंट। ये शॉर्ट में जान लीजिए, जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब डिटेल में समझाऊंगा। क्लियर। अभी क्या है, फिर क्या हुआ, इससे जो आईएमएफ की कंडीशन से इग्नोर करने के लिए ब्रिक्स है, ब्रिक्स ने डिसाइड किया कि हम कंटिजेंट अरेंजमेंट रिजर्व बनाएंगे $100 बिलियन का। और ये रिजर्व उसके में यूज आएगा, जैसे मान लीजिए ब्रिक्स के मेंबर जो हैं उनमें कभी इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, मान लीजिए किसी कंट्री में इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, तो उससे निपटने के लिए, उसे बाहर निकालने के लिए इकोनॉमिक रिसेशन से, तो कंट्री की मदद करी जाएगी। बट इसमें कंडीशन रखी गई। इसमें कंडीशन क्या रखी, जैसे मैंने न्यू डेवलपमेंट बैंक में आपको बताया था कि उसमें एक कंडीशन रखी थी कि सबका इक्वल शेयर होगा। क्या होगा, सबका इक्वल शेयर होगा। मैंने बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में सबका शेयर इक्वल रहेगा। बट जो कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है, इसमें सबका शेयर इक्वल नहीं था, क्योंकि कुछ कंट्री ने मना कर दिया कि हम पे इतना नहीं है, हम इतना नहीं दे पाएंगे। क्लियर। तो क्या हुआ, चाइना को इनिशिएटिव लेना था, चाइना को इसका इनिशिएटिव लेना था। तो चाइना ने बोला कि 41%, जो भी $100 बिलियन का 41% होगा, वो चाइना खुद देगी, चाइना खुद देगी। और देन आफ्टर 18% रशिया, इंडिया और ब्राजील देगी। ये 3 कंट्री देंगी 18%। और 5% देगी साउथ अफ्रीका। कौन देगी, साउथ अफ्रीका देगी 5%। तो ऐसे हो जाएगा $100 बिलियन। क्लियर। बट एक और चाइना ने कंडीशन रखी है, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है और कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है, इसका जो पैसा होगा, वो जो भी मनी होगी, वो सिर्फ ओनली चाइना में होल्ड करी जाएगी। कहाँ होल्ड करी जाएगी, चाइना में होल्ड करी जाएगी। और याद रखना, मैंने यही बताया था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में इशू आ गया था इंडिया और चाइना के बीच में। इंडिया चाहती थी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का ऑफिस इंडिया में बने, न्यू दिल्ली में, बट चाइना ने बोला कि नहीं, इसका सिंगाई में ही बनेगा ऑफिस, बट जो पहला प्रेसिडेंट होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक का, वो इंडिया से होगा। केवी कामत साहब पहले प्रेसिडेंट बने थे, जो कि 5 साल के रहे थे, 2015 से लेकर 2020 तक केवी कामत जी ये प्रेसिडेंट रहे थे न्यू डेवलपमेंट बैंक के। किसके, एनडीबी के प्रेसिडेंट रहे थे। क्लियर हो गया। चलते अपन आगे। तो देखो, अब क्या है, अपन समझते हैं कि जो 16 समिट हो रही है अभी रशिया में, कजान के अंदर, उसमें क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं और इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है, इंडिया क्या सोच के गई थी। देखो, आप जानते हो कि 2020 से इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ चल रहा है। इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ चल रहा है, दोनों पर बॉर्डर एरिया पर। क्लियर। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए जो इंडिया के हमारे मोदी साहब हैं और चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, इनकी इंडिविजुअल मीटिंग नहीं हुई।
वी कैन से हाई लेवल की अभी तक मीटिंग नहीं हुई है आफ्टर 2019 में शी जिनपिंग इंडिया आए थे तब इनकी मीटिंग हुई थी, उसके बाद से मीटिंग नहीं हुई है। और ये बहुत बड़ा मौका था कि चाइना के प्रेसिडेंट और इंडिया के पीएम की मीटिंग हो ब्रिक्स में, उसको रिजॉल्व किया जाए म्यूचुअल रिस्पेक्ट के जरिए। तो दोनों ने मिलकर मीटिंग करी। इसमें पहला पॉइंट तो ये डिस्कस किया गया कि जो बॉर्डर एरिया पर जो भी स्टैंड ऑफ चल रहा है ईस्टर्न लद्दाख पर, इसको रिजॉल्व किया जाए। और 3 पॉइंट दिए दोनों लीडर ने। सबसे पहला पॉइंट दिया म्यूचुअल रिस्पेक्ट। क्या दिया? म्यूचुअल रिस्पेक्ट। दूसरा दिया म्यूचुअल ट्रस्ट। कौन सा दिया? म्यूचुअल ट्रस्ट। और तीसरा दिया म्यूचुअल सेंसिटिविटी। तो याद रखोगे तो ये 3 पॉइंट दिए और कंफर्म हो गया है कि अब चाइना और इंडिया का बॉर्डर एरिया रिजॉल्व हो जाएगा। और इवन एस जयशंकर साहब का स्टेटमेंट भी आ गया है, वो भी कजान में ही है। उन्होंने बोला है कि हाँ अब पूरा रिजॉल्व हो गया है इंडिया और चाइना का बॉर्डर एरिया। अब जो भी स्ट्रक्चर बने थे, टेम्परेरी स्ट्रक्चर बॉर्डर एरिया पर जो चाइना ने बनाए थे, वो इंडिया ने बनाए थे, बंकर बने थे, वो सब बिल्ड कर दिए जाएंगे, डिमोलिश कर दिए जाएंगे उनको, और अपनी अपनी टेरिटरी में सब आ जाएंगे और वहां पर पेट्रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगी? पेट्रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? दूसरा डिसीजन क्या लिया गया? ये डिसीजन बड़ा ही मेन डिसीजन है। रशिया ने इनिशिएटिव रखा है ब्रिक्स की। एक और इनिशिएटिव वी कैन से डिसीजन था कि ब्रिक्स की अलग ही एक करेंसी होना चाहिए। जैसे यूएस डॉलर है, यूएस डॉलर से आप जानते हो कि ट्रेड होता है वर्ल्ड में, यूएस डॉलर ही है जिसके सोर्स के जरिए वर्ल्ड में ट्रेड होता है। अब इसका कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव तो निकालना पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी पर फॉरेन रिजर्व नहीं रहा, यूएस डॉलर नहीं रहा, तो वो ट्रेड कैसे करेगा? समझ रहे हो? तो रशिया के प्रेसिडेंट जो हैं पुतिन साहब, उन्होंने बोला ब्रिक्स के मेंबर से कि अपन एक अल्टरनेटिव ऑप्शन निकालते हैं। अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम निकालते हैं अपन। और हम क्या अल्टरनेटिव? हम लोकल करेंसी का यूज करेंगे ट्रेड में। लोकल करेंसी का यूज करेंगे ट्रेड में। और इवन आप जानते हो कि इंडिया और रशिया का ऑलरेडी डील है कि लोकल करेंसी में ट्रेड करा जाएगा। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर ऑफ बैंक भी बताई थी कि रशिया की तरफ से कौन सी बैंक से टायर अप है और कौन सी बैंक इसको हैंडल करेगी जो लोकल करेंसी में ट्रेड होगा। क्लियर? तो ये दूसरा डिसीजन था। रशिया के प्रेसिडेंट ने बोला है ब्रिक्स के मेंबर से कि लोकल करेंसी में ट्रेड होना चाहिए अमॉन्ग दी मेंबर ऑफ द ब्रिक्स कंट्री। क्लियर? ये 2 डिसीजन लिए गए। और इन फ्यूचर अगर कुछ छोटा मोटा आता है तो मैं उसमें बता दूंगा, जो मेन वीडियो मेरा आता है डेली का तो उसमें बता दूंगा। क्लियर? तो इसी के साथ ब्रिक्स पूरी कंप्लीट होती है। आपको मुझे लगता है कि पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि ब्रिक्स रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है और इसमें कौन कौन से डिसीजन लिए गए हैं और ये कब सेटअप हुई और न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है और कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट क्या है और ये कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट को रिजॉल्व करेगा कंट्री के। इसी के साथ इसी लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।